नमस्कार बच्चों, मैं भावना रावल आप लोगों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आप लोग अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 9 टिकट एल्बम के बारे में पढ़ेंगे और यह पाठ सुंदरा रामास्वामी जी द्वारा लिखा गया है और तमिल भाषा से हिंदी में अनुवाद सुमति अय्यर जी ने किया है। तो आइए सबसे पहले सुंदरा रामास्वामी जी के बारे में पढ़ते हैं। सुंदरा रामास्वामी जी का जन्म 30 मई 1931 को तमिलनाडु के थेजुविया महादेवर कोविल नामक एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन के वर्षों को कोट्टायम त्रावणकोर में बिताया, जहां उनके पिता बर्मा ऑयल एजेंट के रूप में काम करते थे। तमिल उनकी मूल भाषा थी। जब वह 10 वर्ष के थे तब उन्हें गठिया रोग से हो गया था और इस कारण उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में तमिल वर्णमाला सीखी। अपनी माँ के माध्यम से उन्हें स्थानीय भाषा माणिकोडी और प्रसिद्ध तमिल लेखकों के बारे में पता चला। रामास्वामी ने साहित्यिक आलोचना और निबंधों के विषय में काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने अंग्रेज़ी से मलयालम में और उपन्यासों से कविताओं का अनुवाद कार्य किया है। एक कवि के रूप में रामास्वामी जी का उत्पादन हालांकि मात्रात्मक रूप से विशाल नहीं है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर 2005 को 74 वर्ष की उम्र में रामास्वामी जी की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, उनका जो साहित्यिक सफ़र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई भाषाओं में उन्होंने अनुवाद कार्य किया है और कई भाषाओं में उन्होंने लेखन कार्य भी किया है। तो आइए हम इसके बारे में अब जानते हैं। सुंदरा रामास्वामी जी के प्रमुख रचनाओं में हिंदी में इमलीपुरम, मलयालम में करुपुलिय माराथीन कथाएं हैं। उन्होंने मलयालम से तमिल में मलयालम भाषा से तमिल भाषा में अनुवाद कार्य भी किया है और उनकी पहली कविता उन कई नगम थी। अब उनके इस साहित्यिक कार्य के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कुमारन असन मेमोरियल अवार्ड 2001 में लाइफ टाइम की उपलब्धि के लिए तमिल साहित्यिक गार्डन द्वारा इयाल पुरस्कार तथा कथा चुनमनी पुरस्कार 2004 में उन्हें दिया गया। तो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा लिखित टिकट एल्बम, जो कि आपका पाठ 9 है, यह है और इसके अंतर्गत आप 2 बच्चों की जो कि सहपाठी हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, उनकी कहानी है। और इसमें बाल मन के मानव मन के, बच्चों के मन के भावों के बारे में बताया गया है कि कहीं पर वो आपस में उनमें ईर्ष्या और जलन होती है, कहीं पर वो एक दूसरे से चिढ़ भी जाते हैं। तो और कहीं पर यदि एक दोस्त उदास है, दुखी है, परेशान है, तो दूसरा जो बच्चा है, जो दूसरा दोस्त है, वो भी परेशान होता है। तो कई सारे भाव जो हैं, कई सारे भावों को अभिव्यक्त किया है लेखक ने इस पाठ के माध्यम से। तो आइए जानते हैं हम टिकट एल्बम के माध्यम से। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्ण सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर
किसी को हाथ नहीं लगाने देता, एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब बच्चों, यह जो पाठ है यह दो दोस्तों के बीच में जिसका नाम है नागराजन और राजप्पा, तो उनके बीच में जो एक कहानी है ये पूरी उन्हीं के बीच में घूमती रहती है कि राजप्पा के पास एक एल्बम है जो कि बच्चों में काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय था। मतलब राजप्पा ने एक टिकट एल्बम जो है वो बड़ी मेहनत से बनाया था और बड़ा सुंदर और आकर्षक था और अच्छा था, ताकि और बच्चों को बहुत पसंद आता था। जो उसके कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे थे उन सबको बहुत पसंद आता था और वो सारे बच्चे देखा करते थे। पर जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक सुंदर सा एल्बम जो है नागराजन के लिए भेजा, तब से सारे के सारे बच्चे जो हैं वो नागराजन का एल्बम देखने के लिए जमघट मचा के रहते। जमघट मचाना मतलब भीड़ लगाए रहना। हमेशा कोई भी पसंदीदा चीज़ होती है, कोई भी अच्छी सी चीज़, जैसे आप मान लीजिए लाए हैं, तो आपके दोस्त जो होंगे वो सारे आपको घेरे हुए खड़े रहते हैं, है ना। ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी। तो नागराजन के साथ भी ऐसे ही होता था कि उसको घेरे हुए हमेशा दोस्त जो थे उसके खड़े रहते। और राजप्पा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि पहले ये सारे दोस्त जो थे मेरे एल्बम को देखना चाहते थे, परंतु अब नागराजन का एल्बम जब से आया है ये सारे के सारे जो हैं नागराजन का एल्बम देखना चाहते हैं। तो जैसे ही घंटी बजती तब बच्चे बिल्कुल पढ़ाई के लिए तैयार हो जाते, और घंटी जैसे ही मान लीजिए छुट्टी की घंटी बजी तब बच्चे फिर जो है उस नागराजन के एल्बम को देखने के लिए तैयार हो जाते। फिर कक्षा में मान लीजिए घंटी बजी और टीचर्स या शिक्षक पढ़ाने के लिए आए तो बच्चे फिर तैयार, और जैसे ही उन्हें मौका मिला कि खाली है क्लास या फिर मौका मिला छुट्टी के टाइम, तो वो बच्चे हमेशा नागराजन को ही घेरे रहते थे। और यह बात राजप्पा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब देखिए बच्चों आगे क्या होगा। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। अब कक्षा में लड़के जो थे वो तो पूरा समय उसे घेरे ही रहते थे, परंतु लड़कियां भी जो थीं उस एल्बम को देखने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्राट मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया और शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब लड़कियों में पार्वती नाम की जो एक लड़की थी वो थोड़ी तेज तर्राट थी, तो उस लड़की ने अगुआ बनी मतलब नेता की तरह सभी लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती हुई नागराजन से वो एल्बम मांगा देखने के लिए और फिर वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ होती रहती थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के टिकट के बदले एक रूस का टिकट लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडी में होकर भागता। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जितनी भी लाइनें दे रखी हैं इस सभी में उपरोक्त जो हमने अभी पढ़ा, इसमें राजप्पा की जो टिकट इकट्ठा करने की, टिकट जमा करने की, एल्बम बनाने की जो जितनी भी मेहनत है, उसने कितना काम किया है उसको इकट्ठा करने में, उसको प्रदर्शित किया गया है कि राजप्पा ने एक एक टिकट को कितनी मेहनत से जमा किया है।
है ना। अब वो माँ से चबे ना लेकर, मतलब चना लेकर क्या करता था, निकर की जेब में भर लेता था और कॉफ़ी पीकर निकल पड़ता था। और मधुमक्खी की तरह भी बताया गया हम, जैसे मधुमक्खी शहद जो है किस तरीके से मेहनत करके इकट्ठा करती है, ठीक उसी प्रकार से राजप्पा ने भी अपनी टिकट को इकट्ठा किया था। वो बच्चों के घर कैसे जाता था, चक्कर लगाता था, और इस तरीके से उसने काफ़ी मेहनत की थी टिकट इकट्ठा करने में, टिकट को और एल्बम को बनाने में। तो इसीलिए उसे बहुत बुरा भी लगता था कि जब मैंने इतनी मेहनत की है, और सारे बच्चे तब तो बड़ा पसंद करते थे और मुझे ही घेरे रहते थे, पर जैसे ही नागराजन का एल्बम आया तो क्या हुआ, बच्चे जो हैं वो नागराजन का एल्बम देखने लग गए। तो यह बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। मतलब उस समय कितनी पूछ परख थी राजप्पा की, इसीलिए वो राजप्पा को अब बुरा लग रहा था, क्योंकि सभी लोग उसकी ही एल्बम को देखना चाहते थे, उसी के एल्बम को लेना भी चाहते थे, है ना। यहाँ पर लिखा है कि सरपंच के लड़के ने तो उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना तक चाहा था। मतलब वो इतना अच्छा एल्बम था कि सरपंच का जो लड़का था वो राजप्पा का एल्बम खरीदना चाहता था, पर उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वो अपनी पसंदीदा चीज़ क्यों दे, इसलिए वो साफ इनकार कर देता था। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब देखिए, जहाँ पर तुलना होने लग जाती है, तुलना का मतलब एक चीज़ को बहुत अच्छा बताया जाना, एक चीज़ को थोड़ा सा कम बताया जाना कि ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, फिसड्डी है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बेकार है, हैं। तो उससे क्या होता है, जिसकी चीज़ को कम बताया जा रहा है, बेकार और अच्छा नहीं बताया जा रहा है, उसे बहुत बुरा लगता है मन में, और विशेषतः तब लगता है जब उसने खूब मेहनत की हो। ठीक है। और राजप्पा ने अपनी एल्बम बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने एक एक टिकट जो है वो बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था, और नागराजन को तो एल्बम जो है उसके मामा ने भेज दिया था, तो उसे तो वो सीधा सीधा मिल गया था। तो इसीलिए नागराजन को उसकी मेहनत पर तो विश्वास था, और इसीलिए मेहनत करके उसने इतना सुंदर एल्बम बनाया, और लोगों और बच्चों को पसंद भी आया। परंतु जब नागराजन का एल्बम आ गया तो उसकी पूछ परख खत्म हो गई। बच्चे अब तुलना करने लग गए कि नागराजन का एल्बम ही सबसे सुंदर एल्बम है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। अब बच्चों, राजप्पा नागराजन के एल्बम से तो चिढ़ जाता था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे उस नागराजन के एल्बम की तारीफ़ कर रहे हैं। तो राजप्पा नागराजन की जो एल्बम है उसको कभी भी देखना नहीं चाहता था। पर जब भी कभी भी ऐसा, जैसे लड़कियों ने आगे जाकर उत्सुकता से नागराजन से एल्बम मांग लिया, और लड़के जो थे वो तो हमेशा हमेशा घेरे ही रहते थे एल्बम देखने के लिए, पर राजप्पा कभी भी ऐसे प्रत्यक्ष रूप से या आगे से कभी भी नहीं जाता था। तो क्या करता था, वो चुपके से नीची आंखों से देख लेता था, आंखें टेढ़ी करके या ऐसे करके सबकी बचते बचाते चोरी छुपे ऐसे देख लिया करता था। और फिर मन ही मन खुश होता था कि मेरा एल्बम में तो बहुत ही अच्छा है ना, इसके एल्बम में ऐसा क्या है, ये भी सोचना पड़ता था उसको। मन में एकदम से ये ख्याल भी आता था कि मेरा एल्बम भी कितना प्यारा है।
पर उसके एल्बम में पहले ही पृष्ठ पर, मतलब पहले ही पेज पर क्या था, मोती जैसे अक्षरों में लिखा था, उसके मामा ने लिखकर भेजा था, A.M. नागराजन। अब देखिए उसके पहले पृष्ठ पर क्या लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। ऐसा करके उसके पहले पृष्ठ पर देखो, यहाँ पर एक हरा जो चिन्ह लगा, हमने विराम चिन्ह में भी पढ़ा था कि यहाँ पर एक हरा जो उद्धरण चिन्ह लगाया हुआ है, मतलब इस चीज़ को यहाँ पर रेखांकित किया, इस चीज़ को बताया गया है, हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पर पहले पृष्ठ पर, उसके एल्बम के पहले पृष्ठ पर ये चीज़ लिखी हुई थी कि यह एल्बम जो है, इसको चुराने, मतलब कोई भी इस एल्बम को चुराए नहीं, फिर इस एल्बम को चुराने वाला बहुत बेशर्म है। और क्या हुआ, उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो नागराजन का लिखा था, तो उसमें यह भी लिखा है कि इस ऊपर लिखे हुए नाम को कभी देखा है, और यह एल्बम हमेशा ही उसी का रहेगा, किसी और का हो ही नहीं सकता। तो लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। अब यह लाइन तो बड़ी अच्छी लगी, तो लड़कों ने तो एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने टीप लिया, मतलब नकल कर ली, वैसा ही उतार लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। अब देखिए राजप्पा ये सब देख रहा था कि लड़के जो हैं वो वैसा का वैसे ही एल्बम में उतार रहे हैं, लड़कियां तो कॉपियों में टीप रही हैं, नकल कर रही हैं, वैसा का वैसे ही उतार रही हैं। तो राजप्पा को पसंद नहीं आया ये, तो वह बोलता है कि तुम लोग ये ऐसी नकल क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है इसमें, नकलची कहीं के। ऐसे आपस में बच्चे या दोस्त एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, तो जैसे बहुत ही पढ़ने वाला कोई बच्चा है तो पढ़ाकू कहीं के, ऐसे करके। तो राजप्पा भी चिढ़ा रहा था सब बच्चों को कि नकलची कहीं के तुम लोग। तो राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, मतलब धमकाना, ऐसे बोलना शुरू कर दिया उनसे। तब सारे बच्चे तो अपना काम कर रहे थे, सुन रहे थे उसकी बात, पर कृष्णन नाम का जो लड़का था उससे रहा नहीं गया, वो चुप नहीं रहा और वो क्या बोलता है, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। अब देखो बच्चों में ऐसे ही वाद विवाद, ऐसे ही झगड़ा फिर बढ़ता है। तो जो कृष्णन नाम का लड़का था वो बोलता है, जा जा तू तो बहुत ही ईर्ष्यालु है, जलता है, तुझे जलन होती है कि नागराजन का एल्बम बहुत सुंदर है इसलिए। तो मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बगारी। मतलब राजप्पा ने उसको जवाब देते हुए कहा कि मैं जलूं क्यों, मैं ईर्ष्या क्यों करूं, क्योंकि मेरा एल्बम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा है। जले तेरा खानदान, तेरा परिवार, तेरा खानदान जले, मैं क्यों जलूं। ऐसा बच्चे आपस में बोलते हैं और आपस में इसी तरीके के सवाल जवाब करते हैं। तो कृष्णन और राजप्पा भी इसी तरीके का सवाल जवाब कर रहे थे। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वही है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे भाई, अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। अब कृष्णन को तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि ये तो चिढ़ेगा, अब किसी को छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है ना बच्चों को, तो उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था और वो बोला, अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास। अब देखो वो बोल रहा है कि नागराजन के पास जो टिकटें हैं इतनी सुंदर सुंदर, वो कहीं तेरे पास है क्या। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अच्छा सब नहीं छोड़ तो इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। उसने कहा देख इसका इंडोनेशिया का टिकट भी है इसके पास, तो तू तो बस इसमें से यही टिकट दिखा दे, बाकी सारा रहने दे, यही दिखा दे, तेरे लिए यही बहुत है। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर ललकारा। तो राजप्पा भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा कि मेरे पास, अब इंडोनेशिया का भले उसके पास ना हो, तो उसने कहा कि मेरे पास जो है वो सब थोड़ी ना है उसके पास भी, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो।
कृष्णन भी कम नहीं था। अब कृष्णन को तो मज़ा आ रहा था उसको छेड़ने में, ताकि वो और ज़्यादा चिढ़े। तो और बात बढ़ती ही गई। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। अब देखो सारे के सारे लड़के भी इकट्ठे हो गए और वो जो कृष्णन है वो भी ये बोलने लगा कि तुम्हारा जो एल्बम है वो तो कूड़ा जैसा है। कूड़ा मतलब कचरे जैसा है। कचरा जो होता है बेकार फेंक देते हैं हम, ऐसे ही तुम्हारा जो एल्बम है वो तो कूड़ा कचरे की तरह है जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। और सारे के सारे कोरस में मतलब एक साथ इकट्ठा होकर समूह में जो गाना गाते हैं ना, वैसे ही सारे बच्चे बोलने लग गए। तो राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं मतलब इकट्ठा किए हैं। और सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। अब देखिए वो अपने मन में ये बात समझ रहा है कि मैंने तो कितनी मेहनत की है और एक एक टिकट को इकट्ठा करके इतना सुंदर अपने हाथ से सजाया है यह एल्बम। और बटोरे मतलब एकत्रित किए हैं, इकट्ठे किए हैं। और ये जो नागराजन है इसका एल्बम तो सीधा सीधा इसे मिल गया, बस इसके मामा ने सिंगापुर से पहुंचा दिया। तो इसकी और मेरी क्या बराबरी। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, रोने लगा। एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब देखिए बच्चों, इसमें बच्चों के एक साधारण सा एक स्वभाव होता है ना कि सारे के सारे बच्चे मान लीजिए कोई एक बात बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ तो बहुत ही गंदी है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, तो एक बार नहीं मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, पर फिर अपने मन में ही ये होने लग जाता है कि हाँ वाकई ये चीज़ सब बच्चे बोलते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वाकई ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, है ना। तो इसी तरीके से उसे भी क्या लग रहा था, राजप्पा को भी, कि हाँ मेरा एल्बम भी बहुत ही खराब है, कूड़े की तरह हो गया है, बेकार हो गया है। इसी कारण उसको अब स्कूल जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। खलने लगा था मतलब अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना, लड़कों से मिलना, उसके दोस्तों से ही मिलना उसे अच्छा नहीं लगता था। उनके सामने जाने में उसे शर्म महसूस होने लगी थी। और शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था। बार बार मतलब जैसे एकदम से बेचैन सा नहीं हो जाता है स्वभाव कि कहीं अच्छा नहीं लगना, ना घर में अच्छा लगना, ना बाहर अच्छा लगना। फिर भी वो घर में ही हमेशा रहता, किसी से मिलने की इच्छा ही नहीं होती, दोस्तों के पास जाने की इच्छा नहीं होती। तो वो इसी तरीके का उसका स्वभाव हो गया था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और बार बार एल्बम देखता और फिर एल्बम देखकर चिढ़ जाता और कहता कि मेरा एल्बम वाकई कूड़े की तरह हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब देखिए ये सारा सोच विचार उसके दिमाग में चल रहा है और उसने तय किया है कि मैं आज तो नागराजन के घर जाके ही रहूँगा। तो उसके दिमाग में कई सारे ख्याल आ रहे हैं कि वो क्या जाने कि मेहनत से काम करना क्या होता है, और वो क्या जाने कि किस तरीके से टिकटों को घूम घूम कर इकट्ठा करना क्या होता है। मेरा एल्बम तो बहुत ही बढ़िया है और अलग अलग देशों के एल्बम मैंने टिकट इकट्ठे किए हैं और अपने एल्बम को अपने हाथों से सजाया है। तो वो क्या जाने, ये सारा जो उलझन थी उसके दिमाग में चल रही थी और उसने ये तय किया कि मैं आज तो नागराजन के घर जाकर ही रहूँगा। उसके पास जितने भी फालतू टिकट थे उन्हें टरका कर
उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब देखिए वो अपने ही मन में अपनी तारीफ भी किए जा रहा है कि मैंने तो कितनी चालबाजी की है, इन बच्चों को बेवकूफ़ भी बनाया है, 2 टिकट के बदले 1 टिकट, और ऐसे करके मैंने कई सारी टिकट को जमा किया है। तो ये नागराजन क्या समझे इस तरीके की चालबाजी को। मैंने तो ये सारा काम किया है, तो अब इसका एल्बम क्या चीज़ है मेरे एल्बम के आगे। तो ये सब सोच विचार जो है उसके दिमाग में चल रहा था। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने उसे नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब देखिए उसने तय किया कि मैं आज तो नागराजन के घर जाऊंगा। तो घर पर पहुंचकर वो ऊपर अपने उसके कमरे में जाकर बैठ गया, और थोड़ी देर बाद नागराजन की जो बहन है कामाक्षी वह आई। और उसको रोका टोका इसलिए नहीं गया क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्तों के घर, आप लोग भी मिलने जाते हैं ना, मान लीजिए अगर आपका काम अधूरा है तो कॉपी लेने के लिए जाते हैं, कोई किताब लेने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके घर के लोग भी आपके दोस्तों को पहचानते हैं। तो नागराजन के घर वाले भी राजप्पा को पहचानते थे, तो इसीलिए उसको रोका नहीं और बिठाया। तो अब उसकी बहन आती है कामाक्षी। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। अब देखिए, अब कामाक्षी जो है वो राजप्पा से बोलती है कि मेरा भैया मतलब नागराजन जो है वो शहर गया है, और फिर एल्बम के बारे में पूछती है कि क्या तुमने मेरे भैया का एल्बम देखा है। तो देखिए अब वो राजप्पा जो है वो क्या जवाब देता है। राजप्पा को हाँ करने में हेकड़ी हो रही थी। मतलब क्या हो रहा था, उसको बिल्कुल, अब वो तो अपने एल्बम को बड़ा अच्छा और ख़ास समझता था, और समझता ही नहीं, उसने बड़ी मेहनत से वो एल्बम बनाया है, तो उसे तो वो अपना एल्बम बहुत अच्छा लगता था। तो उसे तो बड़ा बुरा लग रहा था, मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, चिढ़ सी महसूस हो रही थी। फिर भी तो करना ही पड़ेगा कि ऐसे करके हम, कई बार हमारा भी मन नहीं होता है जवाब देने का, तो हम भी करके, हाँ ना करके जवाब देते हैं ना। बस इसी तरीके से उसने भी ऐसे ही कामाक्षी को जवाब दिया। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। अब उसकी बहन तो अपने भाई के एल्बम की तारीफ करेगी, तो वो तो बोलती है कि कितना सुंदर एल्बम है, तुमने देखा कि नहीं देखा, और इस पूरे स्कूल में ऐसा एल्बम, इतना बड़ा एल्बम किसी के पास नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। अब देखिए वो नागराजन की बहन से ही बहस में पड़ गया, और उसकी बहन बोलती है कि कितना बड़ा एल्बम है मेरे भैया का। तो वो चिढ़ जाता है और बोलता क्या है कि तुमको किसने कहा कि वो बड़ा एल्बम है, दिखने में बड़ा है, इससे क्या होता है। ठीक है, उसको ये लग रहा था कि मेरा एल्बम बहुत अच्छा है, मेरा एल्बम बड़ा है, उसमें टिकटें मेरी ज़्यादा हैं। तो उसकी जो चिड़चिड़ाहट थी और वो सब साफ दिखाई दे रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, और अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज़ पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब देखिए कामाक्षी और उन दोनों में, राजप्पा में बातचीत इसी तरीके से हो रही थी, और कामाक्षी कुछ देर वहाँ पर रुकी और फिर वो अपने नीचे चली गई। अब राजप्पा जो है किताबें जो वहाँ पर नागराजन के कमरे में जो किताबें फैली हुई पड़ी थी उसको टटोलने लगा, उसे देखने लगा, छूने लगा कि ये किस तरीके की कौन कौन सी किताबें पड़ी है इसके पास। और अचानक से उसका हाथ क्या हुआ, ताले से टकरा गया। अब वो ताला लगा था, तो उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यहाँ पर ऐसा क्या रखा है जो ताला लगा हुआ है। तो उसने चाबी भी ढूंढ निकाली। अब सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला
उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। अब देखिए उसने क्या किया। चाबी ढूंढ ली थी और जैसे ही ताला खुल गया तब एकदम से उसने ताला खोला और फिर दौड़ के कमरे के बाहर जहाँ दरवाज़ा है वहाँ झाँक कर देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है। कोई आ जाएगा तो मुझे पकड़ लेगा कि ये सब यहाँ क्या कर रहा है। तो वो सीढ़ियों के पास जाके झाँक के देखता है और फिर दराज से उस एल्बम को निकाल लेता है और पहले ही पृष्ठ पर जो सुंदर से मोतियों जैसे अक्षरों में लिखा था ना कि यह एल्बम चुराने वाला या लेने वाला बेशर्म है, जो हमने अभी आगे पढ़ा था, तो वो वापस से यही सारी वाक्य जो है वो पढ़ता है तो उसका दिल जो है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है, मतलब घबराने लग जाता है वो। और उसने एल्बम लिया और फटाफट से अपनी शर्ट में कमीज़ में नीचे छुपा लिया, दबा लिया और फटाफट से वो क्या हुआ, सीढ़ियाँ उतरकर अपने घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया। अब घर पहुंच गया था वो, तो अपनी अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अब देखिए जब भी कोई भी ऐसी गड़बड़ हो जाती है, कोई ऐसा काम हो जाता है तो ऐसी ही स्थिति हो जाती है, एकदम से चेहरा जो है कोई भी देख लेता है तो समझ में आता है कि आज घबराहट हो रही है या चेहरा जो है अलग सा ही फीका फीका हो जाता है, अजीब सा लगने लगता है और घबराहट के मारे बेचैन हो जाते हैं, एकदम से गला भी सूखने लगता है। तो वो सब राजप्पा के साथ हो रहा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। अब एक जो दोस्त है अप्पू, वो आता है राजप्पा के घर और एल्बम की चोरी होने की खबर जो है वो उसको देता है। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट से कमरे का दरवाज़ा भिड़ा दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। अब देखिए उसने अप्पू की तो सारी बातें सुन ली कि अब नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है, ये बात उसे पता चल गई और वो फिर वापस से कमरे में गया और दरवाज़ा उसने फटाफट से लगा लिया और अलमारी के पीछे जाकर देखा, जहाँ एल्बम उसने छुपा के रख दिया था वहाँ एल्बम देखा उसने, फिर निकाला, फिर देखा और फिर छिपा दिया कि कहीं कोई देख न ले उसे, पकड़ न ले उसे। इसलिए रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। अब ऐसी स्थिति मान लीजिए किसी के भी साथ यदि हो जाए तो घर के लोगों को पहले पता चल जाता है। घर के लोगों को भी एकदम से वो भांप लेते हैं, जान लेते हैं कि आज तो कुछ गड़बड़ है ना। जैसे मान लीजिए कभी आप घर में बहुत चुपचाप रहेंगे, अपने ही कमरे में बैठे रहेंगे, बाहर भी नहीं आएंगे, टीवी भी नहीं देखना, किसी से बोलना भी नहीं, तो आपके घर में जो भी लोग हैं वो अपने आप समझ जाते हैं कि आज तो कुछ गड़बड़ है, आज कुछ हुआ है जो ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो राजप्पा के घर में भी सब जान गए थे कि आज तो कुछ गड़बड़ हो गई है या कुछ हुआ है जो ये खाना नहीं खा रहा है। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सिरहाने मतलब अपने ही सिर के पास तकिए के नीचे रखा और सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। अब वही अप्पू जिसने बताया था कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है, वो लड़का सुबह वापस आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। अब वो बिस्तर छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तकिए के नीचे उसने एल्बम रखा हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अब देखिए अप्पू ने आगे की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है, सारी जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी फिर उसे बता दी कि मैंने सुना है कि तुम नागराजन के घर गए थे कल। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर उसने सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। अब देखो वो चुपचाप रहा, उसने बस हाँ ना का जवाब भी नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया। अब उसकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे रह जाना मतलब बिल्कुल घबरा जाना।
घबराहट होना उसे, एकदम से ऐसा लगा कि अब मैं क्या बोलूं, तो इसलिए उसने सिर हिला दिया। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगेंगे। अब देखिए राजप्पा को का दिमाग भी चला, उसने दिमाग चलाया कि अरे अब तो सारे के सारे मुझ पर ही शक करेंगे, क्योंकि उसकी बहन कामाक्षी ने तो बता दिया होगा कि मैं ही आया था। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें, अप्पू ने फिर कहा। अब देखिए अप्पू ने आगे की जानकारी भी दे दी। अप्पू ने कहा कि उसके पापा पुलिस में भी खबर कर देंगे और नागराजन जो है वो रात भर से रो रहा है। अब बच्चों ये हमारे साथ भी होता है, कोई भी हमारी पसंदीदा चीज़ यदि खो जाती है, हमें नहीं मिल रही है, तो हमें बहुत दुख होता है। तो नागराजन को भी बहुत दुख हो रहा था, इसलिए उसने वो रात भर सोया भी नहीं, रोता ही रहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अब राजप्पा को तो डर लग रहा था, उसका दिल भी धड़क रहा था, उसका चेहरा भी तमतमा रहा था, एकदम बेचैन घबराहट था। और अप्पू जो है ये बार बार यही बात बोल रहा था कि डीएसपी के दफ्तर में मतलब ऑफिस में ही तो वहाँ काम करते हैं, और फटाफट से पुलिस में भी उनकी जान पहचान सब कुछ है, तो वो तो अभी पकड़ लेंगे चोर को कि कौन उसका एल्बम ले गया, ये सब अभी पहचान लेंगे वो तो। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। अब अप्पू तो चला गया, पर राजप्पा जो है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, इसलिए वो वहीं का वहीं ज्यों का त्यों बैठा रहा, बिल्कुल नहीं हिला। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस? राजप्पा बुदबुदाया। एकदम से उसे पुलिस की ही आशंका थी, डर था मन में, तो वही बुदबुदाया मतलब बड़बड़ाया। उसका दरवाज़ा बाहर से कोई खटखटा रहा था, तो उसे लगा कि पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो मैं पकड़ा जाऊंगा या वो पकड़ा जाएगा, तो एल्बम को कमीज़ के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। और बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। अब बाहर जो है दरवाज़ा खटखटा रहा था कोई, और वो एल्बम छिपाने में लगा हुआ था घर में कि मैं तो एल्बम छिपा दूं कहीं ना कहीं ऐसी सुरक्षित जगह कि किसी को भी नहीं मिले, पुलिस यदि तलाशी भी ले तो भी नहीं मिले। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। अब देखिए बाहर कौन है, ये तो दरवाज़ा जो है कोई ना कोई खटखटा रहा था। ठीक है, राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम की अंगीठी में डाल दिया और एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब देखिए हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में उसे समझ ही नहीं आ रहा था, कोई दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था, तो हड़बड़ाहट होती ना, बिल्कुल जल्दबाजी, तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या। तो उसकी मम्मी ने गर्म पानी करने के लिए देगची रखी हुई थी अंगीठी पर, तो हुआ क्या, उसने गरम गरम उस चूल्हे पर गरम गरम अंगीठी पर वो क्या किया, उसको एल्बम को, इतना सुंदर एल्बम था, उसको डाल दिया, जला दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अब नागराजन था वो जो दरवाज़ा खटखटा रहा था। तो अम्मा ने दरवाज़ा खोल दिया और अम्मा बोली कि जल्दी से नीचे आ जा, नागराजन आया है। तो राजप्पा ने निकर उतार ली, गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। अब देखिए अपने दोस्तों से हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बांटते हैं ना, सब बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। तो नागराजन भी रात भर रो रहा था और अगले दिन वो राजप्पा से मिला और बता रहा था कि मेरा एल्बम खो गया है।
कहाँ रखा था तूने? राजप्पा ने पूछा। अब देखिए वो कैसे बातें बना रहा है, पता तो उसी को है, वही लेकर आ गया, चुरा कर लेकर आया और उसने अंगीठी में डाल दिया, पर वो फिर भी पूछेगा। उसने कहा कहाँ रखा था तूने? शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। फिर नागराजन बोलता है मैं जैसे ही शहर से लौटा तो गायब हो गया, दराज में था ही नहीं। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो रहा था, मतलब उसकी इतनी पसंदीदा चीज़ थी, सभी लोग उसका एल्बम चाहते थे देखना, तो इसलिए उसे तो बहुत ज़्यादा ही जुड़ाव हो गया था उस एल्बम से, तो वो तो बहुत रोए जा रहा था और राजप्पा उसे चुप कर रहा था। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब ये देखिए बच्चों, चित्र में दिखाई दे रहा है कि राजप्पा जो है अपना एल्बम उठाकर लेकर आया है, क्योंकि अब उसका दोस्त रो रहा है और वो बिल्कुल देख नहीं सकता कि उसका दोस्त जो है वो रो रहा है, तो वह अपना एल्बम उठा के ले आता है। लो यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। तो वह अपना एल्बम देता है नागराजन को। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। अब नागराजन तो वैसे राजप्पा का बहुत पसंदीदा था, उसने बड़ी मेहनत से बनाया था, तो नागराजन को क्या हुआ, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मुझे क्यों दोगे तुम अपना? तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो अब राजप्पा क्या बोलता है, नहीं यार सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और उसका गला भर आया था। अब देखिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि नागराजन जो है उसके कारण बहुत दुखी है, परेशान है, रो रहा है रात भर से, तो वो अपना एल्बम ले आया। ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? अब नागराजन ये बोला कि हाँ मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे अगर तुम अपना इतना अच्छा एल्बम मुझे दे दोगे तो? मुझे नहीं चाहिए। अब राजप्पा क्या बोलता है, मुझे नहीं चाहिए? क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तो फिर राजप्पा बोलता है नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? अब नागराजन बोलता है कि मुझे पता है ये रह नहीं सकता अपने एल्बम के कारण, एल्बम उसे बहुत पसंद है, उसने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो वो कहता है कि तुम रहोगे कैसे? रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नागराजन भी लेना नहीं चाह रहा था, उसने कहा मेरा दोस्त का एल्बम मैं क्यों लूँ। तो वो वापस दे देता है कि तुम ही रख लो अपना एल्बम। तो फिर राजप्पा क्या कहता है, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रोने लगा। कौन? राजप्पा। अब वो देना चाहता था, उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ही उसका एल्बम चुराया और मेरे कारण जल भी गया, तो वो अपना एल्बम दे देता है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछते हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। अब देखिए नागराजन जो है वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आने लगा और दोनों दोस्त दरवाजे तक साथ में आए। अब नागराजन जो है अपना उसका एल्बम लेते हुए जा रहा था। तब फिर वापस से क्या बोलता है, सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिए और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। अब देखिए बच्चों, वो नागराजन जब ले जा रहा था तब राजप्पा ने कहा कि आखिरी बार एक बार मुझे ये वापस दे दो, मैं आज इसको तसल्ली से जी भर के अपनी आँखों से इसको देखता रहूँगा, अपनी छाती से इसे लगा कर रखूँगा और तुम्हें सुबह अपने आप में लौटाने के लिए आ जाऊँगा। अब बच्चों कितना भावुक क्षण होगा ये कि वह अपनी चीज़ दे रहा था जो कि इतनी मेहनत से उसने बनाई है, और कोई भी चीज़ हम मेहनत से बनाते हैं तो
उसको हम किसी के साथ देना बिल्कुल भी नहीं चाहते, किसी को भी नहीं देना चाहेंगे। तो अब राजप्पा को तो वो देना पड़ा और नागराजन ले भी जा रहा था, पर आखिरी बार जब उसने उसे रोक लिया और कहा कि मैं अब इस एल्बम को आखिरी बार देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको लेना चाहता हूँ, आज अपने पास रखना चाहता हूँ और कल तुम्हें वापस लौटा दूँगा। तो बच्चों, इन दोनों दोस्तों की ये जो कहानी है आपको बहुत पसंद आई होगी और कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इस कहानी के माध्यम से सीखी भी होंगी। और ऐसी तो जो हमारे दैनिक जीवन में है ये घटता ही रहता है कि दोनों दोस्तों के बीच आपस में झगड़ा हो जाना, जलन होना, ईर्ष्या होना, बहस होना, झगड़ा होना, फिर एक दूसरे के दुख में दुखी भी होना और एक दूसरे की मदद भी करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ भी होती है, हाँ, आम जनजीवन में और हमारे दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें जो है घटती रहती हैं। तो लेखक सुंदरा रामास्वामी जी ने बाल मन के इन्हीं भावों को इस पाठ के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। तो बच्चों, आपको आशा करती हूँ ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।